नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपने बड़ी कृपा की एक सार्वजनिक महत्व के विषय के ऊपर विचार विमर्श का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी करके साफ कर दिया है कि एक भी घुसपैठिया जो अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, एक भी रोहिंग्या, किसी भी देश का नागरिक हो विदेशी, जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है, उसको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो जितने भी घुसपैठिए छिपे बैठे हैं यहाँ वहां, उनके लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी नहीं, आप ये देखिएगा, इससे ज्यादा सुखद समाचार अंजू जी कोई हो नहीं सकता था। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या हमारे छाती पे, हमारे मतलब भारत की छाती पे बैठ करके मूंग दल रहे थे। मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की चोरी और पूरे संसाधन का दुरुपयोग करके यहां पल बढ़ रहे थे। और आए होंगे सन 71 में 1 करोड़ अरब हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा। पूरा ऑस्ट्रेलिया नाजायज तरीके से पल रहा है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा, इससे ज्यादा सुखद समाचार क्या हो सकता है कि भारत सरकार का कठोर निर्णय, जो कि हमने समाचारों में भी पढ़ा और आपने एक्स पर भी और ट्विटर पे भी देखा, सर्वत्र इसका स्वागत किया जा रहा है। मैं तो ये भी चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने, राजनेताओं ने इनको ला करके तुष्टीकरण के चलते अपने वोट बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से किया था, उनके विरुद्ध भी यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा लिखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमारी पवित्र देवभूमि को ले लीजिए, हमारी राष्ट्रीय राजधानी को ले लीजिए, गुड़गांव राजस्थान ले लीजिए, हमारे तमाम तीर्थ स्थानों को इन्होंने एक तरीके से बंधक बना करके रखा है। 19-20 की बात अगर होती तो शायद हम लोग कहते भी नहीं, लेकिन जब वहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर देना, अपराध स्थिति को बिल्कुल समाप्त कर देना और एक तरीके से बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में पूरी तरीके से आक्रामक होकर के अपराध करना। आप दिल्ली में जाइए, किसी चौराहे पर जो बिजी है, रेड लाइट पर, यह असंभव है कि ये 10 इनके आकर के आपकी गाड़ी को न घेरें और एन केन प्रकार आपसे पैसा खींचने की कोशिश न करें। तो मैं तो ये भी चाहूंगा, जिन अधिकारियों ने आपके पूरे उत्तराखंड में, जो रेल की पटरी के दोनों तरफ बहेड़ी, किच्छा, लाल कुआं, पंतनगर और उसके आगे काठगोदाम तक इन्होंने बसाया बांग्लादेशियों को, जिन राजनेताओं ने इसको किया है, सारी दुनिया जानती किसने किया है, उनके विरुद्ध यूएपीए में मुकदमा होना चाहिए। सरकारी अधिकारी जिन्होंने कराया है, उनके विरुद्ध मुकदमे होने चाहिए। रिटायर हो गए हों तो भी मुकदमा लिख के उनको भेजें जेल और उनके पेंशनरी बेनिफिट्स और उनकी निजी संपत्ति से भरपाई कराइए। आपने तो ये समझ रखा था कि ये तो खाला जी का घर है, जिसको चाहो नोच खसोट के खा जाओ। अपने वोट बैंक आप तैयार कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही सुखद अनुभव है। लगता है कि वो पश्चिम बंगाल के मद्देनजर ही जारी किया गया है। कामयाबी की एक चाबी पश्चिम बंगाल के माध्यम से मिली है और पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में हो सकता है तो पूरे भारत में हो सकता है। और अब वो जमाने चले गए जब ये कहते थे ये हमारी अमानत है। आपको याद होगा, ये आपकी अमानत नहीं है, ये देशद्रोही है, ये आपका खून पीने के लिए वैम्पायर चमगादड़ जैसे नहीं होते थे, जो गर्दन से चिपक करके आपका खून पीते थे, और ये खून पीने वाले हैं। और अगर आपको इतना प्रेम है तो आप इनको अपने घर में रख लीजिए। किसी भी उस माई के लाल नेता ने, तो मैं तभी तो कह रहा हूं, ऐसे नेताओं, ऐसे अधिकारी, इनके ऊपर यूएपीए का मुकदमा लिख कर इनकी कड़ा कार्रवाई और इनकी निजी संपत्ति से भरपाई की जानी चाहिए। अंजू जी, तीसरी चीज ये है, ये जो एक दिशा निर्देश, इसके पहले कितनी बार आपने देखा कि भारत सरकार ने अपने संकल्प के बारे में ये ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए। ये नोटिफिकेशन का आना ही मतलब है कि पश्चिम बंगाल के निर्वाचन के बाद एक पूरा एक रेजोल्यूट नेशन, जिसने कमर कस ली है कि इनको बाहर जाना पड़ेगा। हमें क्या लगता है कि जितको बाहर भेज देंगे तो भेज देंगे, वरना इनकी सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तो जाएंगी ही जाएंगी। नागरिकता अगर ले ली है एन केन प्रकार, वो भी जाएगी और इनके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि होने चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में हमने ये देखा कि हाकिमपुर बॉर्डर पर तो बड़ी भीड़ है। वो बांग्लादेशी जो कि यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे, कई तो 4-4 दशक से रह रहे थे, वो सब वापस जा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कर्नाटका से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर बंगाल से जो घुसपैठिए भागकर वहां चले गए, परिवार के परिवार वहां पहुंच गए हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि सारे के सारे चले जाएं, वरना ये देश के अलग अलग कोनों में फिर से बिखर जाएंगे, इनको फिर से समेटना मुश्किल काम हो जाएगा।
मैं समझता हूं कि अब ये सारा खेल उनका खत्म हो गया है। आपके बंगाल से भागे क्यों? क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार गई, ममता की सरकार अब नहीं है कि जहां पर इनको चाहिए कि जिसको चाहे आकर के बसा लिया, खाला जी का घर समझ करके। ये भी तो योगी जी ने कहा कि हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं, धर्मशाला में तो फिर भी आपको बेसिक टोकन मनी देना पड़ता है। इसको कहते हैं मुफ्तखोरी। ये मुफ्तखोरी अब चलने वाली नहीं है। धर्मशाला अगर होता, धर्मशाला में भी कोई जाता है तो उसके भी कुछ होते हैं, बिजली का खर्चा देना पड़ता है, पानी का खर्चा देना पड़ता है, खाने का खर्चा देना पड़ता है। यहां तो कुछ नहीं, माल मुफ्त दिले बेरहम। इसलिए ये जरूरी था। और जो केरल और कर्नाटक गए हैं, क्यों गए हैं? वो कहीं और भी जा सकते थे। यूपी कोई नहीं आया, यूपी तो ज्यादा नजदीक, यूपी नहीं आया कोई, क्योंकि मालूम था यूपी में आएंगे तो योगी की स्वागत समिति तैयार रहेगी और इनका जो है बड़ी खातिर अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसलिए वहां गए जहां पर इनको वोट बैंक दोबारा कोई बना दे, जहां पे इनका पुनर्वास हो सके, जहां पर दोबारा इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। और मैं फिर कहूंगा कि इसको अब जो है ईडी भी इसकी जानकारी ले और एनआईए भी जानकारी ले, और दोनों एजेंसीज इन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई करे जहां पर इनको वीआईपी ट्रीटमेंट और बसाने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन समय समय पर जन जागरण जरूरी है। और जन जागरण से मुझे याद आया कि योगी जी ने कल मंगलवार के दिन राम भद्राचार्य जी की राम कथा चल रही थी लखनऊ में, उसमें जन जागरण शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। न केवल लैंड जिहाद को लेकर के, बल्कि नाना प्रकार के जो जिहाद प्रचलित हैं उसके बारे में जन जागरण। आज भी हम तो अभी तक समझते थे कि हमारी बच्चियां ही जो है नादान हैं और महामूर्खा हैं, लेकिन वहां के एक शहजादे ने भी एक मूर्खता की कि वो लड़का जो था कैसे किसी फटीचर के चक्कर में आ गया और ऐसा उसका ब्रेन वॉश हुआ और ऐसा वो जो है कि इश्क में पागल हुए दीवाने हो गए कि बिल्कुल अपने बाप दादों की इज्जत दांव पे लगा दी। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इसके आप देख लीजिए परिमाण देख लीजिए, मैग्नीट्यूड देख लीजिए, इसके आर्थिक पहलू देख लीजिए। आर्थिक पहलू इतने भयावह हैं। इन्होंने ऐसी कौन सी सरकारी योजना है, उज्ज्वला योजना है, आपकी जो फ्री राशन वाली योजना है, शौचालय स्कीम है, और तमाम स्कीमों का इन्होंने भरपूर लाभ उठाया। टैक्स एक पैसा देना नहीं। ये तो पश्चिम बंगाल के निर्वाचन में तो ईश्वर की का वरदान मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल का जो निर्वाचन है वो एक तरीके से ईश्वरी वरदान है सनातन के लिए और भारत देश के लिए। अगर वो न होता तो आप आगे देखती और ये क्या क्या कर देते और ये क्या क्या कर सकते थे। योगी जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने ये कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, और भगवान राम ने भी इसकी ओर बहुत बहुत ज्यादा सार्थक युद्ध किया। वो आज भी हमारे आपके लिए वो प्रेरणा का स्रोत तो है ही, और एक तरीके से किस प्रकार हम इन पे राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहले उन्होंने बताया कि रावण जो था मां जानकी का अपहरण कर लिया, तो वो लव जिहाद का भी एक मिसाल थी। तो जिस तरीके से रावण का अंत हुआ उसी तरीके से हर लव जिहादी का भी अंत वैसे ही होना चाहिए। और वही एक सांकेतिक रूप में हमारे शास्त्रों ने जो बताया अंजू जी कि जिस तरीके से रावण का अंत हुआ है वैसे हर लव जिहादी का होना चाहिए। आप इसके अलावा देखें लैंड जिहाद पे आ जाए। योगी जी ने कहा कि मारीची और सुबाहु का नाम इसमें आता है। और इसके अलावा आप ये देखिए योगी जी का केरला हाईकोर्ट ने 2009 और 2011 में ये कहा था कि लव जिहाद को लेकर के रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करने के कि जो संतुलन है और जो बैलेंस है जो जातिगत होता है या जो विभिन्न संप्रदायों का होता है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश का नहीं। नोमन चांदी वहां के बड़े नेता थे केरला के, उन्होंने भी यही कहा जिस तरीके से ये जिहाद चल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई आवश्यक है। लेकिन हम लोग इसको तथाकथित सूडो सेकुलरिस्ट के चलते हुए ये लोग क्या कहेंगे, इस्लामोफोबिया का नाम आ जाएगा, उसके चलते किसी ने कुछ कहा नहीं। योगी जी ने एक और बात कही कि भगवान राम ने जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ करके जात पात से ऊपर उठ करके जो मिसाल दी, आप याद करें कि शबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए। आप जो मनुवादी की माला जपते हैं, भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। लेकिन जब उनका राज्याभिषेक हुआ भगवान का और जितना सम्मान निषाद राज को दिया, वो भी एक दृष्टांत था हमारे यहाँ कि जाति पात हमारे यहाँ कोई माने नहीं रखती है, हम सब एक हैं। वानर सेना क्या? वानर सेना हम समझते हैं कि वहां के हो सकता है आदिवासी हो सकता है वहां के मूल निवासी हों, जो कि जरूर रहे होंगे। तो तमाम आदिवासी जनसंख्या को लेकर के, तमाम हर जात बिरादरी को लोगों को लेकर के
उनका जूठा प्रसाद में ग्रहण करके और केवट राज को जिस तरीके से राजसी सम्मान दिया गया, आप ये समझ सकते हैं कि भगवान राम ने जो मिसाल कायम की, जात पात कोई माने नहीं रखती है, ऊंच नीच कोई माने नहीं रखता है। जो माने रखता है कि जिसने सात्विकता को धारण किया वही व्यक्ति जो है पूजनीय है, चाहे मां शबरी हो, चाहे हमारे पूज्य निषाद राज हो। सबसे ज्यादा सम्मान राज्याभिषेक के बाद उनको विदाई में उन्हीं को दिया गया। अब आप इस पे आ जाइए कि योगी जी महाराज ने तो ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी से गए थे उसमें संबोधन करने में। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में एंटी लव जिहाद कानून बनाया था, लेकिन कानून बनाना एक चीज है, जन जागरण करना जरूरी है, बच्चों को जागरूक करना आवश्यक है। और महाराज ने यह भी कहा था कि इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कि खर दूषण ने दंडकारण्य पे कब्जा कर लिया। ध्यान से सुने, खर दूषण ने दंडकारण्य को त्रस्त कर लिया। ताड़का, मारीच और सुबाहु ने बस्तर के जंगलों पे कब्जा कर लिया। कुछ बात आपको दिखाई पड़ रही है कि उस युग से लेके आज तक मोडस ऑपरेंडाई चोट्टों की अब दूर नहीं बदली है। जहां खाली भूमि देखो, जंगल की भूमि देखो, बेशकीमती जमीन देखो, बस्तर की जमीन देखो, दंडकारण्य को देखो, बस तंबू गाड़ दो। तो योगी जी ने यह भी कहा, खाली जमीन पर तंबू गाड़ने वालों की हम हिसाब करेंगे बहुत कायदे से। तब भी तंबू गाड़ते थे, आज भी तंबू गाड़ रहे हो। तब भी तुम अनाधिकार चेष्टा करते थे, जमीनों पे अतिक्रमण करते थे। आज भी जहां खाली जमीन मिली इंडो नेपाल बॉर्डर पे, यूपी नेपाल बॉर्डर पे, जहां महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से बेशकीमती जमीनें हैं, वहां पे तंबू गाड़ दो और जिस तरीके से हो एन केन प्रकारेण वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दो। तो सांकेतिक रूप में उन्होंने कहा कि तब भी जो राक्षस थे उनका इलाज किया भगवान राम ने। आज भी समय आ गया है कि देशद्रोहियों का, राक्षसों का उसी के अनुरूप अब उनका इलाज होना ही चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि वो शामली वाली घटना का जिक्र आप कर रहे थे, शायद शामली में आप देखिए, अभी तक तो हमने जिम जिहाद में यही देखा कि लड़कियों को फंसा रहे थे, और शामली वाली घटना में तो वो महिला ट्रेनर थी जिसने एक कारोबारी के बेटे का धर्मांतरण कर दिया। वहां पर लव जिहाद किस एंगल से हो रहा है सर? तो योगी जी ठीक कह रहे हैं कि जन जागरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने बच्चों को, आसपास जो लोग हैं उनको समझाने की बहुत जरूरत है कि किस तरह की चालबाजियां ना सिर्फ इनके मेल करते हैं, पुरुष करते हैं, बल्कि महिलाएं भी करती हैं। टीसीएस इसका जीता जागता प्रमाण है सर, नासिक का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीसीएस पे अगर, क्योंकि बात पुरानी है वो वाली, उसमें भी एक युवक को इसी तरीके से वर्गला करके उसका धर्मांतरण कराया गया था, एक पुरुष का। यहां पर आप देखिए, इसमें मोडस ऑपरेंडाई थोड़ा सा अलग है। शामली बड़ा संपन्न क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। पूर्व पहले मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा था, अब तो अपने में ही जनपद हो गया है। हम नाम ले लेते हैं, चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक। आयुष मलिक अपने पिता की बहुत बहुत बड़ी संपत्ति उसकी है, दवा व्यापारी है, और बताया जाता कि कम से कम उनकी 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। 50 करोड़ से ऊपर की उसकी संपत्ति है। तो चांदनी ने देखा होगा गांठ का पूरा है और थोड़ा नादान है, तो डोरे डालना शुरू किया। एक अमेरिकी मां ने यह कहा, और वो बड़ा प्रासंगिक, अमेरिका में तो जो है ही है, पूरे विश्व में प्रासंगिक है, कि एक महिला को 20 वर्ष लगते हैं अपने बालक को युवा बनाने में। एक महिला को 20 वर्ष लगते हैं अपने बालक को युवा बनाने में, और एक फटीचर युवती को 20 मिनट लगते हैं उसको उल्लू बनाने में। यहां पर भी वही कहावत चरितार्थ हुई कि चांदी ने इनको भोले मासूम को मरीजे इश्क, ये मरीजे इश्क थे, इनको अपने मोहपाश में डोरे डाल करके फंसा लिया। क्योंकि देखा गांठ के पूरा है, अकल का अंधा है, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। तो ये जो आंखों में रोमानियत होती है, रोमांस, जैसे गालिब ने भी कहा ना, इश्क नाजुक मिजाज है बहुत, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता है। अक्ल होती तो इश्क ना करते तुम, और इसमें पड़ गए तो अकल तो पहले चूल्हे में चली गई तुम्हारी। मतलब अपने बाप दादों, अपनी जो माली हालात उसको देख करके तुम कहां पड़ गए चक्कर में जिम वाली के। तुम्हें अपने माँ बाप के, अपने परिवार के संस्कार और जो तुमको शिक्षा दीक्षा दी गई थी, उनका नहीं, मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी, मैंने अपने सोचे समझे तरीके से अब कबूला है। देखने सुनने में तुमको तो यही नहीं लगता कि तुम्हारे जूते के फीते बांधने की तुम्हारे अंदर काबिलियत है। मुझे तो ये भी लगता है कि
आपने देखा इसकी कद काठी, तुम जिम में जाते थे, इश्क लड़ाने जाते थे, तुम्हारी कद काठी तो ऐसी लगती जिसको हमारे यहाँ गांव देहात में कहते हैं सीकिया पहलवान, वो तुम्हारी कद काठी है। इसका मतलब तुम जिम में जाके एक ही अभिप्राय था, चोंच से चोंच मिला करके इश्क लड़ाना, इश्क फरमाना। जिमिंग और व्यायाम आपका काम नहीं। जिमिंग वो होती है कि जब जिम से निकलते हैं तो टी शर्ट अगर आप निचोड़िए तो पसीना गार सकती हैं आप, और तब जिसकी ऐसी जो जिमिंग करता है उसकी बॉडी दूर से दिखाई पड़ती है। ये तो मालूम पड़ता है कि जैसे केवल इश्क में छोहारे की तरह इनकी शक्ल, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तरस आता है उस लड़के के ऊपर, इसके माँ बाप के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर। और माँ बाप को भी जन जागरण की बात जो योगी जी महाराज ने कही वो इसीलिए कही। लेकिन अंजू जी, जन जागरण जरूरी है, और ये जो लव जिहाद जहां जैसा मौका मिल जाए। इनकी जो माली हालात थी चांदनी कुरैशी जी की, जिम चलाती है, अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी होती कि लड़कियां इस तरीके से अपने पांव पे खड़ी हों और आगे बढ़े जिंदगी में। लेकिन आप बड़े घर के लड़कों को फंसा करके, पढ़े लिखे लड़कों को फंसा करके उनकी संपत्ति, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस तरीके के जो शिकारी होते हैं लव जिहाद वाले, उनको कुछ करना नहीं, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको एक काम करना है, जिहाद में कामयाब हो जाए। अरे भाई 100 जगह तुम जाल डालोगे, 99 बार भी फेल हो गए, एक बार भी अगर महाशेर रोहू मछली हाथ आ गई तो दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाएंगे। जैसे इस लड़की का नहीं हुआ, चांदनी का। जितना तुम कमाती 50 साल में, उतना एक झटके में लव जिहाद में तुम्हारे तुरुप के पत्ते ने वो एक झटके में तुम्हें 50 करोड़ की जो मालिक है उससे तुम्हारे संबंध बना दिए। वही लड़कियों का भी हाल है। सारा खेल तो मालटाल का है, कोई मोहब्बत थोड़ी ही है। जिनकी मोहब्बत होती है, जो ऑथेंटिक होते हैं, वो इस तरीके से आवारा कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए नहीं घूमते हैं। जो वाकई जिनके अंदर असली प्रेम की भावना होती है, वो इस तरीके की आवारगी की हरकत नहीं करते हैं। और अगर आवारगी की हरकत कर रहे हैं तो मोहब्बत से और इससे आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बताएं, इस खतरे से आगाह करें। और अभी तक हम समझते थे कि साहब हमको बच्चियों के प्रति बहुत जागरूक रखना चाहिए, लेकिन शामली वाली जो घटना है, मैं पहले भी कहता था और इसको अब मिसाल देके कह रहा हूं कि अपने लड़कों की भी उतनी ही हिफाजत की जरूरत है जितनी की लड़कियों की। क्योंकि लड़कियों के पीछे जिस तरीके से पहले गिद्ध बन करके लड़के टूटते थे, अब गिद्ध बन के, चुड़ैल बन के इस तरीके की लड़कियां टूट पड़ती हैं लड़कों पे। गांठ का पूरा हो, अच्छी गाड़ी है उसके पास, माँ बाप के पास दौलत है, बस अब एन केन प्रकारेण फंसा लो। सस्ती लोकप्रियता की शायरी, सस्ती जो पुराने टाइम के फिल्मी गीत होते थे रोमांस वाले, वो गा करके, और आर्चीज गैलरी के घटिया परफ्यूम की चेन और कार्ड ला करके दे दो। इन लोगों को मैंने बड़ा स्टडी किया है, लफंगों को। उनके सेट मोडस ऑपरेंडी है पूरे हिंदुस्तान में, और यही मोडस ऑपरेंडी की 4-5 कार्ड है। पहले पता लगाओ बच्ची को पसंद क्या है, कि इस बेकरी का इनको केक पसंद है, ये वाली चॉकलेट पसंद है, बस वही। टोटल आप समझ लीजिए अंजू जी की पूरा निवेश, 1 साल समय और 10,000 रुपए माली हालात, और अपने ऊपर जो निवेश करना है, जिम जाना है, आईफोन खरीदना है और डिजाइनर कमीजें और टी शर्ट्स पहननी है, वो अपनी जगह। इस 10,000 और 1 साल में अगर जिंदगी संवर जाए तो घाटे का सौदा थोड़ी है, फायदे का सौदा है। बस गड़बड़ यही कि योगी राज्य में कहीं अगर अब पश्चिम बंगाल में भी या इस तरीके के राज्य में कहीं हुआ, और जब कुटाई होगी, जब विकलांग हो जाओगे, जब हड्डी के टुकड़े तुम्हारे जो है घुटने के आसपास से निकलेंगे बाहर, तो सारी रूमानियत बाहर हो जाती है, सारी रूमानियत खत्म हो जाती है। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ही ये सिगरेट के छल्ले और बाल के जो सामने की लुटकी होती है, देवानंद तरीके से एक लुटकी निकाल देंगे। लेकिन जहां मालूम पड़ा कि थाने में खातिर तवाज़ुब होने वाली है, वो सारा रूमानियत वहीं खत्म हो जाती है। कहते हैं ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी लड़के को, लेकिन जो रूमानियत के चक्कर में लव जिहाद वाले हैं, उनके ऊपर कहर आना ही चाहिए। और योगी जी ने तो खुल करके कह दिया, जन जागरण और सेवा। सर आपने जैसे कहा ना, जो ये लव जिहाद करने वाले लड़के हैं, इनको तो लाखों की फंडिंग होती है। तो यानी कि ये जो शामली वाली महिला थी जिसका जिम था, इसको भी तो कहीं से फंडिंग हो रही होगी सर। ये तो दोनों तरफ से खेल रहे हैं ना।
किसी ना किसी तरीके से वो जो इनका गजवाए हिंद का प्रोग्राम है 2047 तक जनसंख्या बढ़ानी है, तो दोनों तरफ से खेल रहे, दोनों तरफ से फंडिंग आ रही होगी। अगर वो झांगुर जैसे को 500 करोड़ की फंडिंग आ सकती है सर दुबई वगैरह देशों से, तो इनको भी तो आ रही है, ये महिला भी तो उसी खेल में शामिल होगी। आपकी बात में तार्किक बल है, क्योंकि छांगुर ऐसे 2 कौड़ी के टिकली चोट ताबीज बेचने वाले को अगर 500 करोड़ की आ जाती है, तो जो इसने जरा से भी जिम की कोई प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग लिया है, जिम खोलने की उसके अंदर टैलेंट है, तो जाहिर है उसको भी फंडिंग मिली ही होगी। और दोनों चीजें फुल टाइम होती हैं। अगर आप रोमांस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो भी फुल टाइम जॉब है। फिर आप काम के या पढ़ाई के काबिल तो नहीं रहे। आप भी स्टूडेंट रही हैं, आपको मालूम ही होगा, या तो आप रोमांस ही कर लीजिए, या आप फिर पढ़ाई या फिर अपना काम कर लीजिए। कोई बिजनेसमैन है या कोई भी हो, या तो रोमांस ही कर ले और या फिर इधर आ जाए। हेनरी फोर्ड से किसी पत्रकार ने पूछा कि हेनरी फोर्ड सर, आप दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं, आपकी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स है, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? तो उनका ध्यान से सुनिए पत्रकार महोदय, अगर मेरी गर्लफ्रेंड्स होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। और ये संदेश मैं दे रहा हूं कि जीवन में कुछ करना हो, हर चीज का समय होता है, हर चीज का होता है। हम लोग के टाइम में बेमौसम की देखा ना, बेमौसम का फूल आना, बेमौसम की बारिश, ये हमेशा सर्वनाश करती है। तो मैं यही बता रहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा, फंडिंग हो रही है, इनको प्रमोट किया जा रहा है, और इससे घाटे का सौदा क्या? अगर आपको किसी ने मान लीजिए एक जिम खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिया, मुझे मालूम है 1 करोड़ में एक बेसिक जिम खुल सकता है, और उसमें आपने कहा शिकारगाह बना लो, और अगर 50 करोड़ के लड़के को फंसा लिया तो फिर भी तो 50 करोड़ का मुनाफा हो गया। और एक तरीके से जो आपको मौलानाओं को दुआएं मिलने लगेंगी कि एक काफिर को आपने हमवार किया, वो अपनी जगह। लैंड जिहाद, लव जिहाद कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं। और उत्तर प्रदेश में 2020 में सर कानून भी आ गया था, उसके बावजूद ये जो हिंदू लड़के लड़कियां ही समझने में ही नहीं आ रहे, इनको अकल ही नहीं आ रही है। तभी तो योगी जी महाराज ने अंजू जी कहा था जन जागरण जरूरी है। उन्होंने केस लॉ भी केरला हाईकोर्ट का दिया, उन्होंने तमाम दृष्टांत और दिए, शास्त्रोचित है ये भी इस तरह सबको जो है उन्होंने शिक्षा दी। तो आप समझ लीजिए कि हमारे पेरेंट्स के पास अब समय बड़ा कम रहता है, तो बच्चों को संस्कार देना वो हमारे मिजाज में नहीं है। हम अपने टारगेट अचीव कर लें, अपना असेसमेंट करा लें, अपना अप्रेजल करा लें, पति भी उसमें पत्नी भी उसमें, बच्चा एक तरीके से आया के जरिए, क्योंकि नाना नानी या दादा दादी के जमाने तो हो गए खत्म, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स को नाना नानी दादा दादी की मौजूदगी भी काटने को दौड़ती है। अगर कम से कम ये कर ले कि नाना नानी दादा दादी को बुला लें, तो बच्चों की परवरिश में कुछ ये अच्छा हुआ कि आपके चैनल पर ये बातें आ गई। इतनी कृपा अपने बच्चों पर अपने आप पे कीजिए कि अगर आपके माता पिता जीवित हों, उनको अपने घर बुला लीजिए, आपको भी पुण्य मिलेगा, आपके बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। आया के पले हुए बच्चे और इस तरीके की जिनकी बच्चों की परवरिश होती है, वो बड़े मासूम होते हैं, उन्हें दुनियादारी मालूम नहीं, बल्कि उनके ब्रेन की वायरिंग वही होती है जो आया और दाई उनको सिखा देती है। तो बेहतर यही होगा कि आप उनको संस्कार दें, उनको लव जिहाद के खतरों से बता दें। और अगर आप बताएंगे तो अक्सर मैंने कहा, तो जो मेट्रोपॉलिटन टाउन से अंजू जी आपको जान के हो, अरे ये बात हम नहीं कर सकते हैं, हम इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इतने ऊंचे स्कूल में आपके टाइम में हो सकता होता नहीं होता, तो हमारे टाइम में नहीं होता था कि हमारे टाइम में रोमांस की तरफ आपने जिसको कहते किया नहीं, कोशिश भी की। अगर मालूम पड़े आप किसी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, या मुस्कुराहट या रूमानियत आपकी बातचीत में है, या कुछ नहीं तो टिफिन आप दे रहे हैं, वही कुटाई स्कूल में भी होती थी। एक फोन पापा को चला जाता था, फिर माताजी घर में जो स्वागत समिति होती थी, स्वागत समिति आपका इलाज करती थी। 2 बातें। तीसरी चीज, अरे स्कूल में मत कहिएगा, हमारे यहाँ इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं, हम लोग बड़े कॉस्मोपॉलिटन हैं। कॉस्मोपॉलिटन होने में मुझे कोई शिकायत नहीं है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाने में मुझे सख्त शिकायत है। फिर कह रहा हूं, मुझे लव जिहाद से नफरत है और सख्त आपत्ति है मुझे। सर जो इलीगल मदरसे बने हैं पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर 35,000 के आसपास इलीगल मदरसे पिछले 10 सालों में बनकर तैयार हो गए। सर वो भी तो लैंड जिहाद है ना, इन्होंने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी उन पर भी नकेल कसने की तैयारी में है। और सर सिर्फ यही तो नहीं है ये अवैध
मदरसे पूरे देश में फैले हुए हैं, यही वो फैक्ट्रियां हैं जहां से रेडिकलाइजेशन करके आतंकवादी पैदा होते हैं, और भारत में जो स्लीपर सेल है उनको भी यहीं से सारा का सारा सामान मिलता है। आप याद कर लीजिए वो जो अल-फलाह वाले डॉक्टर थे सर, उनको कहां से शिक्षा दी जा रही थी रेडिकलाइजेशन की? इन्हीं मदरसों से। आपने बिल्कुल सही कहा। शुभेंद्र अधिकारी जी ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है और जितनी बार भी चर्चा होती है मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि शुभेंद्र अधिकारी जी अपने इस महायज्ञ में पूरा करें। प्रमुख यजमान हैं और इस यज्ञ की पूर्णाहुति उन्हीं के और योगी जी महाराज के पुण्य हाथों से होनी है, ऐसा मैं देख रहा हूं। लेकिन जो आपने कहा जो मदरसे थे ये 2014 में 2100 थे, आज आपने बताया 35,000 हो गए, कहां से आ गया? अब इनकी एक एक चीज की, वहां के एक मंत्री जी ने अभी बयान भी दिया है, महिला मंत्री हैं अग्निमित्र पॉल, उन्होंने ये कहा है कि हम एक एक मदरसे की सेंसस कराएंगे, गणना कराएंगे, टीचर्स कौन है, मान्यता प्राप्त कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी थी, कितनी दी जा रही है, कितनों को नहीं दी जा रही है, इनकी फंडिंग किस किस चैनल से आई है, पाठ्यक्रम क्या है, राष्ट्रगीत आदि चलाया जाता है नहीं चलाया जाता है, कोई जिहादी माइंडसेट तो नहीं है, हर एक एक। और इसको बहुत लंबा काम नहीं दिया है, 5 जुलाई तक हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी आख्या सुपुर्द करनी है। आप ये समझ सकती हैं कि जो लैंड जिहाद, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक लैंड जिहाद है, दूसरा इस तरीके के नाजायज मदरसे हैं। नाजायज मदरसा कोई ऐसे तो बन नहीं गया सरकारी जमीन से, जहां मौका मिला, जिस जमीन पे जगह मिली, मदरसा अरबिया इरफानिया, नाम सुन लीजिए मालूम पड़ता है कि जैसे सीधे आप सऊदी अरेबिया पहुंच गए। आप वहां चली जाइए देवभूमि में, वहां भी वैसे इसी तरीके के नाम, वैसे ही झंडे, वैसे ही स्लोगन। वहां तो मालूम पड़ा, अगर आपको हम कोई आंख पे पट्टी बांध करके चला तो मालूम पड़ेगा कि आप हैं कहाँ इस वक्त, पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है। ये सब चीजें अब चलने वाली नहीं अंजू जी। देश ने एक निर्णय लिया है, कठोरता से पालन कर उसका होना चाहिए। जो हमारी पवित्र देवभूमि और बेशकीमती जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है, तभी मैं कह रहा हूं यूएपीए के अंतर्गत उन राजनेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो योगी जी ने कही है कि जन जागरण की जरूरत है, और आपने भी कहा कि जो माता पिता हैं उनको सिर्फ अपनी बेटियों पर ही नहीं, अपने बेटों पर भी नजर रखने की जरूरत है, और जन जागरण अगर चलेगा तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, ये जो लव जिहाद और लैंड जिहाद है। क्योंकि 2020 में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून तो बना, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामलों में कमी आने की बजाय रफ्तार ही देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा कि योगी जी ने अगर ये बातें कही हैं तो जरूर उनके मन में कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है, और आने वाले दिनों में दिखेगा जमीन पर वो अपने इस कार्यक्रम को, अपने इस एजेंडे को कैसे उतारते हैं। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू जी, वंदे मातरम। भारत माता की जय।